हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस चौथे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी निश्चित कोड भाषा में भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, तो दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर गणितीय संक्रियाओं से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण को यदि हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, तो प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। फिर देखिए मेरे भाई लास्ट में बोल रहा है कि गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, तो यानी कि गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम बनाएंगे नया समीकरण। देखिए यहाँ पर मेरे भाई समीकरण में सबसे पहले 6 के बाद में क्या है, गुणा किसको प्रदर्शित करता है, माइनस को। फिर क्या है 20, उसके बाद में क्या है भाग प्रदर्शित करता है किसको, प्लस को। उसके बाद में क्या है 5 के बाद में है माइनस प्रदर्शित करता है गुणा को। फिर क्या है उसके बाद में है 20 के बाद में क्या है प्लस प्रदर्शित करता है मेरे भाई किसको, भाग को। फिर क्या है 4। अब इस नए समीकरण को सोल्व करके इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6, उसके बाद में है माइनस का 20, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 5, फिर क्या है गुणा। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 4 को 20 से क्या कर देंगे, यानी कि 20 को 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 4 का भाग 20 में देंगे तो चला जाएगा 5 चौक 20। फिर देखिए भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए समीकरण में है सबसे पहले 6, उसके बाद में क्या है माइनस, उसके बाद में है 20, फिर क्या है प्लस है, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई क्या है, प्लस है। अब देखिए भाग करने के बाद में गुणा करेंगे, तो 5 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 25 है। अब लास्ट में क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले भाग करेंगे, भाग के बाद में गुणा करेंगे, गुणा के बाद में हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए गुणा के बाद में हम प्लस की संख्याओं को जोड़ देंगे और जो माइनस की संख्या उसको घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस का 6 है और प्लस का 25 है, तो 6 और 25 मिलकर बन जाएगा कितना, 31 है। उसके बाद में क्या बच रहा है, माइनस का 20 है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 31 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 11। अब हमें देखना है कि 11 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 11 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है,
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो भी देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में DEAN को 2458 लिखा जाता है और LEND को 8352 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में L को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि L का कोड क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई ध्यान से देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रश्न में आपको क्या बोला गया है। प्रश्न में आपको बोला गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में DEAN इसको क्या लिखा जाता है, तो मेरे भाई DEAN इसको लिखा जाता है 2458। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2458। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बोला गया है कि LEND इसको क्या लिखा जाता है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए LEND इसको लिखा जाता है 83। मेरे भाई इसको ठीक से लिख देते हैं D। ठीक है, और इसको क्या लिखा गया है, तो LEND इसको लिखा गया है 8352। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8352। और हमसे क्या पूछा गया है, L का कोड कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हमारे सामने दो शब्द दिए गए हैं, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। उसी प्रकार से हमें दो संख्या दी गई है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दोनों शब्दों के बीच में हम कॉमन लेटर देखेंगे। उसी प्रकार से यानी कि दोनों संख्याओं के अंदर भी हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे। देखिए मेरे भाई फिर हम क्या करेंगे, L का कोड भी निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए पहले शब्द के अंदर हमें D दिया गया है तो दूसरे शब्द में भी D दिया गया है, यानी कि D क्या हो गया, कॉमन है। फिर देखिए पहले शब्द में E है तो दूसरे शब्द में भी E है, यानी कि E और E दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन है। फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पर पहले शब्द में N है तो दूसरे शब्द में भी N है, यानी कि N और N क्या हो गया, कॉमन है। फिर मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए अल्फाबेट लेटर बच गया A, उसी प्रकार से यहाँ पर अल्फाबेट लेटर बच गया L। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के बीच में कॉमन संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या में 2 दिया गया है तो दूसरी संख्या में भी 2 दिया गया है, यानी कि 2 और 2 क्या हो गया, कॉमन है। फिर देखिए मेरे भाई पहली संख्या में 5 दिया गया है तो दूसरी संख्या में भी 5 दिया गया है, यानी कि 5 और 5 क्या हो गया, कॉमन है। फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पर पहली संख्या में 8 दिया गया है, दूसरी संख्या में भी 8 दिया गया है, यानी कि 8 और 8 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब कौन सी संख्या बच गई, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पहली संख्या में तो बच गया 4 और दूसरी संख्या में बच गया 3, यानी कि मेरे भाई A का कोड तो हो गया क्या, 4, और नीचे यानी कि अल्फाबेट लेटर बचा है L का कोड हो गया 3। हमसे क्या पूछा गया है, L का कोड, तो मेरे भाई L का कोड होगा
3। अब हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 3 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और मेरे भाई जब भी आपको एग्जाम के अंदर है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन इस बार एग्जाम के अंदर हद से ज़्यादा यानी कि काफ़ी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को या तो हम सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% मिसिंग नंबर वाले प्रश्न को हम बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो के अंदर है। और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर है मिसिंग नंबर से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, उससे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, यानी कि पंक्ति या फिर रो के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि इस पहली पंक्ति में यहाँ पर 48 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 48 बनाने से पहले 48 से पहले कितनी संख्या दी गई है, 3, यानी कि 7, 6 और 3, इन तीनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 48 बन जाए। तो यहाँ पर 48 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। और इस 16 से 48 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 16 का किया गया है 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा 16 तिये 48 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 48 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 63 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 63 से पहले कितनी संख्या दी गई है, 3। कौन कौन सी है, पहली संख्या है 4, दूसरी संख्या है 9 और तीसरी संख्या है 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 और 9 कितना हो जाएगा, तो 4 और 9 हो जाएगा 13। ठीक है मेरे भाई 13 और 8 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 13 और 8 मिलकर बन जाएगा 21। अब यहाँ पर देखिए इस 21 का भी हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 ये कितना हो जाएगा, 63 है। और ध्यान से देखिए मेरे भाई 63 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे किस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह के पहले कितनी संख्या दी गई है, 3। कौन कौन सी है, पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 5 और तीसरी संख्या है 7 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 7, 7 और 7 मिलकर बन जाएगा 14। तो यहाँ पर लिख देंगे 14। और यहाँ पर देखिए सभी का 3 गुना किया गया है, तो 14 का भी हम क्या कर देंगे 3 गुना। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 14 तिये 42। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या आएगी 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है 42 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी आ जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 14 का संबंध है 98 के साथ में, उसी प्रकार से 18 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 14 से यहाँ पर 98 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 14 से यहाँ पर 98 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, वो यहाँ पर देखेंगे कि 14 से यहाँ पर हमें बनाना है 98, तो 14 से 98 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 14 का क्या कर दें 7 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 14 सत्ते 98। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 98 यहाँ पर हमें दिया भी गया है, तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 18 के अंदर है और 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 14 का 7 गुना किया गया है, उसी प्रकार से इस 18 को भी हम क्या कर देंगे 7 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 18 सत्ते कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 सत्ते 126। क्या किसी ऑप्शंस के अंदर हमें 126 दिया गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 126 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि एक प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक से और किस प्रकार से सोल्व किया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। सबसे पहले देखिए 14 से यहाँ पर 98 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इस 14 को 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 14 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7, और इस 7 का मल्टीप्लाई किया गया है इसी 14 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 14 सत्ते 98। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 98 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 18 के अंदर, और 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 18 को हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। तो मेरे भाई 18 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9, और इस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसी 18 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 नंबे 162, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 162। अब हमें देखना है कि संख्या 162 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 162 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, अक्षर F के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न को देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। कौन कौन सी बातें, तो मेरे भाई आपके सामने जितने भी डाइस दिए जाएं उनमें से 2 डाइस लेने हैं
और उन दोनों डाइस के अंदर आपको क्या करना है, संख्या दी जाए तो आपको कॉमन संख्या देखनी है, और यदि आपको लेटर दिया जाए तो आपको कॉमन लेटर देखना है। ठीक है, कॉमन संख्या या कॉमन लेटर मिलने के बाद में हम दोनों डाइस के अंदर चलेंगे क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पर हम पहले डाइस को नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे नंबर डाइस को हम नंबर दे देते हैं 2। और ध्यान से देखिए, पहले डाइस के अंदर हमें ई दिया गया है, उसी प्रकार से दूसरे डाइस के अंदर भी हमें ई दिया गया है, यानी कि दोनों डाइस के अंदर ई लेटर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों डाइस के कॉमन लेटर को लिख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, कॉमन लेटर मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों डाइस के अंदर चलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए पहले डाइस में ई कॉमन है, ई के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई के बाद में क्या है, ए। तो यहाँ पर हम पहले डाइस में लिखेंगे ई के बाद में ए। ठीक है मेरे भाई, फिर देखिए ए के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए के बाद में क्या है, बी। तो यहाँ पर देखिए ए के बाद में हम लिखेंगे बी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे डाइस के अंदर क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन लेटर है ई, ई के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई के बाद में क्या है, एफ। तो यहाँ पर हम ई के बाद में लिखेंगे एफ। ठीक है, फिर देखिए एफ के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या है, डी। तो यहाँ पर एफ के आगे हम लिख देंगे डी। अब मेरे भाई ध्यान से समझिए, देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत हैं। उसी प्रकार से ये दोनों अल्फाबेट लेटर भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अक्षर एफ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एफ के विपरीत फलक पर अक्षर होगा ए, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो मेरे भाई पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। करेंगे क्या, चाहे तो आपको डाइस के अंदर संख्या दी जाए या फिर आपको लेटर दिया जाए, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन, कॉमन देखने के बाद में चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर जिस भी लेटर या संख्या का अपोजिट आपसे पूछा जाएगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि एफ के विपरीत फलक पर क्या होगा या फिर कौन सा अक्षर होगा, तो एफ के विपरीत फलक पर अक्षर होगा ए या फिर लेटर होगा ए। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन सी है अग्नाशय के द्वारा, और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेरे भाई मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल, और ऑप्शन डी है पास्कल। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है
कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर में और ऑप्शन डी है हिंद महासागर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों नदियों से बनता है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए गुर्दे में, ऑप्शन बी है मूत्राशय में, ऑप्शन सी है यकृत में और ऑप्शन डी है पलिया में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को। ठीक है, एक प्रश्न यहीं से और बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, और एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए थर्मोकपल, ऑप्शन बी है डायोड, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी है प्रतिरोधक। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर
पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है थर्मोकपल। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है। मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है वाट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 25 में से लगभग 2 से 3 प्रश्न मात्रकों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है अधिवक्र ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है अग्नाशय ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। या फिर मेरे भाई हम बोल सकते हैं कि जो मोटर उपकरण है इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893, यानी कि ये मेरे भाई हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार करते हैं तो लगभग सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी है भील और ऑप्शन डी है मुंडा। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेरे भाई भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है NaHCO3 और ऑप्शन डी है NaOH। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेरे भाई खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 16 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो मेरे भाई फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।